8 साल का इडली बेचने वाला बच्चा, ये जो स्कूल ही नहीं जिसने देखा, उसने इंडिया के एजुकेशन पॉलिसीज़ में अपना इनपुट देता है। मुझे लगता है अगर मैं स्कूल जाता और मेरी कंडीशनिंग 4 दीवारी में होती तो मैं शायद ये नहीं कर पाता जो आज करता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है वो क्या पढ़ना है ये तो बताते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना ये नहीं बताया जाता। स्कूल शिक्षा में ये चीज़ें मिसिंग है। को अटेंशन इकोनॉमी बोलते हैं। वो कोचिंग वो बोलता है कि मैं एक आपका स्कॉलरशिप टेस्ट लूँगा, जबकि स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है, मेरा डेटा खरीद रहा है। वो डेटा इज़ द फ्यूचर। ये जो मार्क्स का जो गेम चल रहा है और बिल्कुल क्रेजी लोग हो रहे हैं, चाहे मार्क्स को लेकर हो चाहे कोई करियर ऑप्शन को लेकर के हो। ये देखिए, कॉलेज चुनते टाइम सिर्फ कोर्स नहीं चुनना चाहिए। अभी तक क्या है, शादियाँ हुई थी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की, अब वो शादियाँ टूट गई। तो मैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेता हूँ तो 12th के बाद मैं कॉमर्स ले सकता हूँ, लेकिन कॉमर्स लेता हूँ तो 12th के बाद मैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं ले सकता। इंडिया में अब हर यूट्यूब चैनल एक मीडिया हाउस है। आप ये भी देखेंगे कि मार्केटिंग के लोग सोशल मीडिया को यूज़ करके 1-1 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। ये एक्चुअल जिस तरीके से स्टार्टअप को ग्लैमराइज किया जा रहा है वो उसकी रियलिटी है। इसमें भेड़ चल जाता है। पेटीएम बहुत अच्छा चल गया, 10 खुल जाएंगे। आज के यूज़र के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम एक ऐसे चैलेंज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे तकरीबन हर किसी ने कभी ना कभी ज़रूर फेस किया होगा, और इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हर घर के हर फैमिली मेम्बर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आज हमारे पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो न सिर्फ हमारी सोसाइटी बल्कि हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो है एजुकेशन और करियर। हमारे आज के गेस्ट हैं एक एजुकेशनिस्ट, PhD इन साइकोलॉजी, renowned author, policy maker and so on, Dr. Jawahar Surishetty. Welcome to Unscripted Zindagi with Kirti, Dr. Jawahar. नमस्कार। अगर हम बात करें 8 साल का इडली बेचने वाला बच्चा सुबह से लेकर रात तक जो कभी स्कूल नहीं गया, और आज का डॉक्टर जवाहर सूरीशेट्टी जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से PhD ली और इंडिया के एजुकेशन पॉलिसीज़ में अपना इनपुट देता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मुझे लगता है अगर मैं स्कूल जाता और मेरी कंडीशनिंग 4 दीवारी में होती कि स्कूल ऐसा होता है तो मैं शायद ये नहीं कर पाता जो आज करता हूँ। क्योंकि वो कंडीशनिंग नहीं हुई, और जैसे सर केन रॉबिन्सन ने कहा है, स्कूल स्किल क्रिएटिविटी, वो नहीं हुआ है। इस वजह से मैं ये इनपुट दे पाता हूँ। और मुझे लगता है मुझे अगर खुले दिमाग से सोचने की शक्ति मिली है तो क्यों ना उसका उपयोग किया जाए। बट कैसा रहा ये सफ़र? बिकॉज आप जो आपकी जर्नी है, आपका बचपन अगर हम कहें कि आप सुबह से लेकर रात तक इडली बेचते थे, आपके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं थे, ये भी एक रीज़न रहा कि आप स्कूल नहीं जा पाए। तो ये स्विच कैसे आया कि जो स्कूल ही नहीं जिसने देखा, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से PhD की? देखिए, 2 इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है मेरी माँ अनपढ़ थी और उनको इडली बनाना आता था बस, तो हमारे पास और कुछ जरिया ही नहीं था कि हम कुछ कर सकें। तो वो सवेरे बैटर बनाती थी और मैं ले जाता था और बेचता था। लेकिन उसमें एक बहुत बेसिक चेंज मैंने देखा है, और सोचने की शक्ति जिस तरह से तैयार होती है कि 11 ठेले थे जो इडली बेचते थे, मैं 12वां था, मैं सबसे छोटा था। तो मुझे लगा सभी इडली सांभर बेचते हैं, मैं भी बेच लूँगा तो क्या कर लूँगा ज़्यादा। तो उस समय मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। वो सोच आज तक है। वो क्या किया मैंने कि मेरे जो ठेले का मालिक था वो अचार बनाता था। अच्छा। तो उसने देखा कि कुछ ये बच्चे में कुछ लगता है, कुछ है। तो उसने बोला तुम एक काम करो, किराया मत दो ठेले का। अच्छा। मेरे अचार बेच लो और अपना इडली बेच लो। 10 बोतल अचार के पीछे 1 बोतल अचार फ्री। अच्छा। इंसेंटिव था मेरे पास। तो मैंने सोचा, उस रात को मेरे को टेंशन हो गया कि ये धंधा तो शुरू कर रहे हैं लेकिन इसमें क्या अलग कर रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, 1 बोतल अचार पहले ही विड्रॉ कर लिया जो इंसेंटिव था। और इडली की 2 खासियत होती है, एक वो सफ़ेद होता है दुनिया भर में, और दूसरा उसमें स्वाद नहीं होता, इसलिए चटनी सांभर से खाते हैं। तो मैंने क्या किया, सफ़ेद इडली नहीं बेचूंगा मैं, तो अचार लेके 1 चुटकी मैं बीच में लगा देता था इडली के, तो लाल एक जो डॉट दिखता था, दिखता था, अलग सुंदर दिखता था मेरा इडली।
और चटक स्वाद आने लग गया मेरी। तो मजदूर जितने आते थे वो मेरे पास आते थे, तो मेरी इडली चल पड़ी। यहाँ से शुरू हुआ ये इडली का सफ़र। और मेरे मजदूर दोस्त लोग जो थे उनके प्रॉब्लम सुनते सुनते मुझे लगता था ये क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं कि कोई मेरा बच्चा गुटखा खा रहा है छोटी उम्र में। इस तरह की चीज़ें जो बात करते थे, मुझे लगता था हमारे परिवार में होता नहीं है ये। तो उनके मनोविज्ञान पे मैं जब सुनता था तो मुझे इंटरेस्ट आता था। तो मैंने उसी टाइम बैक ऑफ द माइंड सोच लिया था कि मुझे साइकोलॉजी करनी है। हाँ, लेकिन आपको ये समझ थी कि जब आप स्कूल तो नहीं जा रहे थे, लेकिन आपको ये समझ आ गई थी कि साइकोलॉजी भी कोई एक सब्जेक्ट होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, तो फिर आपने कैसे सोचा? औपचारिक तौर पे मुझे नहीं पता था कि बट मुझे लगता था कि ये सोच क्या है जिस वजह से ये अलग है, उस पर मुझे कुछ समझना होगा। मतलब आपका इंटरेस्ट था कि ये समझना चाहते थे आप कि ये क्या चीज़ है, क्या सब्जेक्ट है। फिर कैसे आप मतलब कहाँ, कैसे आपका डेवलपमेंट हुआ, कब आप शहर पहुँचे और कैसे आपने तो मेरी मम्मी जो हैं वो, उनके लिए एक डबल चैलेंज था कि हम 5 बच्चे हैं, मैं बीच में हूँ आगे। तो उनको लगता था बाकी सब स्कूल जा रहे हैं, ये नहीं जा रहा है, तो कुछ तो इसके लिए करना चाहिए। तो संडे को वो क्या करती थी, जितने हमारे बड़े भाई की किताबें थी या छोटे बहनों की किताबें थी वो लेके वो पढ़ती थी और हफ्ते भर, और संडे को मुझे पढ़ाती थी। तो मेरी मम्मी जो थी वो अनपढ़ थी और उनको लगता था कि 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और वो परिवार के लिए कमा भी रहा है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे बड़े भाई और बहनों के जो किताबें हैं वो लेके हफ्ते भर पढ़ती थी और संडे को मुझे पढ़ाती थी। अच्छा, जबकि वो अनपढ़ थी, उनको नहीं पढ़ी, वो भी साथ साथ पढ़ रही थी मेरे। तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि अनपढ़ ना रहे बच्चा। तो ये उनका क्रेडिट है। वो मेरा पहला स्कूल है। तो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आता था। इडली तो मजबूरी थी मेरी। तो 10वीं और 12वीं का मैंने एग्ज़ाम प्राइवेट दिया और मुझे नंबर अच्छे मिले। हाँ, यानी उस समय 60% के ऊपर था मेरा, काफी अच्छा माना जाता था। फिर मुझे मेरा जो ठेले का मालिक है उसने और मैंने सोचा कि अब धंधा अच्छा चलने लग गया। हम तब तक एक रेस्टोरेंट बना चुके थे। हाँ, तो यानी छपरा ही था लेकिन था, ठेला नहीं था। हम प्रमोट हो चुके थे और अच्छी कमाई हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा एक होटल बनाते हैं। तो होटल के लिए हमको भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था कि होटल चलता कैसे। तो मुझे होटल मैनेजमेंट के लिए मैंने एंट्रेंस लिखा, पास हो गया, कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में पहले दिन क्लास में व्हाट इज़ योर नेम करके फर्राटे से जब टीचर ने पूछा तो मुझे आती नहीं थी अंग्रेजी। तो मैं हड़बड़ा गया उसमें। तो जब हम पहले दिन बाहर निकले और बस में चढ़ा तो मेरे साथ के लोगों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक मैडम थी, गोरी सी, इतने इतने बाल थे, उन्होंने डांट दिया बच्चों को कि अरे अंग्रेजी नहीं आती है तो क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को करके। तो बच्चे चुप हो गए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो? तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो बोली पार्क स्ट्रीट डेली आओ, ये मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। इवनिंग जब तुमको फुर्सत मिले आ जाना, मैं तुमको 5 शब्द दूंगी और उसके मतलब समझाऊंगी। अगले दिन आप उसके वाक्यों में प्रयोग करो और 5 अगर सही निकलते हैं तो तुमको मैं ब्रेड बटर दूंगी। अच्छा। तो ये इंसेंटिव वहाँ पे भी था मेरे पास। तो ये मैडम ने मुझे 3 साल लगातार अंग्रेजी सिखाई। हर रोज मैं जाता था उनके पास। उनका नाम था फ्लोरिंडा टीचर। तो ये मेरी दूसरी टीचर थी। मेरी माँ पहली, मेरी तो मैंने एक स्पीकिंग ट्री में कॉलम लिखा था जी, 1 month 2 pilgrimages, और ये दोनों मेरे तीर्थ स्थल हैं। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, आपने जो साइकोलॉजिकल एंगल है इसको आपने बहुत बचपन में समझा, लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है उसमें आपको लगता है कि साइकोलॉजिकल एंगल कितना इम्पोर्टेंट है? ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई पॉलिसी मेकर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साइकोलॉजी डाला है। पहली बार हो रहा है। नीतिगत तौर पे ये मिसिंग होता था पहले। टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर के एंगल से शिक्षा नीति बनती थी ये, लेकिन बहुत मिसिंग इसलिए था क्योंकि बच्चों के मनोविज्ञान के बगैर हम पॉलिसीज बनाते थे। पहली बार इन्होंने रिसर्च किया और समझ में आया कि 8 साल की उम्र तक 65% ब्रेन का विकास हो जाता है। तो उस बेसिस पे इन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई है ये बहुत अच्छी चीज़ है और आगे चलकर मनोविज्ञान का
ज़्यादा पहल होगा मुझे लगता है शिक्षा नीति में। लेकिन एक बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कहा है। उनका कहना है कि द ग्रेट पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट नॉलेज बट एक्शन। सो आपको नहीं लगता कि अभी भी जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है वो क्या पढ़ना है ये तो बताते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना ये नहीं बताया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हाँ, और इतने सालों की जर्नी में ये दिख तो रहा है। लेकिन फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो आप कह रही हैं उस पर काम हो रहा है और इसमें समय लगता है। कि अगर मैं कहता हूँ कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना है क्लास में, तो टीचर उठा के कलम v = u + at, s = u, इसी तरह से शुरू करता है। जबकि मेरा जो सोच है, मैं ये कहता हूँ कि अगर s = ut + ½ at² है, तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ कि हाउ डू यू यूज इट इन रियल लाइफ। तो मैं क्रिकेट ग्राउंड पे ले जाता हूँ उनको और मैं ये करता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में भी जाके ये करता हूँ। तो बॉल 0 वेलोसिटी है और बॉलर फेंकता है, 22 गज का ग्राउंड है, हाँ पिच है, और टाइमर के साथ 2 बच्चे खड़े रहते हैं। तो एक यहाँ दबाता है जब मैं रिलीज करता हूँ, दूसरा वहाँ दबाता है जब वो गिरता है। आपके पास सब कुछ है, v यहाँ पे है, u यहाँ पे है, t टाइम पीरियड वो टाइमर दे रहा है, और 22 गज आपका s है, तो आप निकाल लीजिए। इस तरह की चीज़ें जब तक हमारे पाठ्यक्रम में नहीं इंक्लूड होंगी तब तक प्रॉब्लम रहेगी। क्या? लेकिन एक अलग इसका सिनेरियो ये भी कहा जा सकता है, ये जैसे आपने प्रैक्टिकल नॉलेज की आप बात करें, लेकिन थ्योरी की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। अगर हम देखें बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में या बहुत सारे रिसर्च भी ये बोल चुकी है कि सिर्फ थ्योरी भी काम नहीं करेगी, सिर्फ प्रैक्टिकल भी काम नहीं करेगा। जब तक आप थ्योरेटिकल नॉलेज, आपका बेस ठीक होगा, तभी आप प्रैक्टिकल में उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। तो ये बैलेंस कितना ज़रूरी है, और अभी भी ये बैलेंस हमारे यहाँ तो नहीं देखा जाता है। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कहीं पे भी नहीं है। हाँ, जैसे 50-50 भी ले लेते हैं हम कि पहले मैं थ्योरी पढ़ता हूँ और बाद में प्रैक्टिकल करता हूँ, तो वो एप्लीकेशन समझ में आता है। ये आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ये बहुत अच्छा है। पेपर 1 थ्योरी है, पेपर 2 प्रैक्टिकल है। आप अप्लाई करते हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा में ये चीज़ें मिसिंग हैं। और एनसीईआरटी की किताबें जब तक ये नहीं करेंगी, या राज्य शासन की किताबें जब तक ये नहीं करेंगी, पाठ्यक्रम में ये उपयोग होगा ही नहीं। तो किस तरह से ये इनकलकेट किया जा सकता है, इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? 2 चीज़ें हैं। एक तो आप अपना पाठ्यक्रम बदलिए, और जैसे हम क्या करते हैं, कभी भी प्रैक्टिकल लैब में ले जाके करते हैं जो उसका थ्योरी से कोई संबंध नहीं है। आज मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, प्रैक्टिकल कुछ और करता हूँ। इन दोनों को जोड़ना जरूरी है। हाँ, कि मैं वही थ्योरी करूँगा जो जाके प्रैक्टिकल करूँगा। दूसरा है कि परीक्षा के सिस्टम जो हैं वो अगर प्रैक्टिकल नॉलेज को रिवॉर्ड करना शुरू कर दें, ना कि वो जो मैंने किताब में पढ़ा उसको उल्टी करने के बजाय, तो शायद बदल जाए। कि आप रट लें और जा करके बस एग्ज़ाम दे दें। और ये मार्क्स का जो आजकल एक जो सिनेरियो चल रहा है, आपको क्या लगता है कि जो मार्क्स का जो गेम चल रहा है, और बिल्कुल क्रेजी लोग हो रहे हैं, चाहे मार्क्स को लेकर हो, चाहे कोई करियर ऑप्शन को लेकर के हो, एक भेड़ चाल चलती है कि अगर कोई इंजीनियरिंग चल रही तो इंजीनियरिंग करेंगे, लॉ है तो लॉ है, सीए है तो सीए है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये टीचर्स और इंस्टीट्यूशनल की तो गलती जो है वो है, लेकिन एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है, जैसे एडवर्टाइजमेंट में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर देखा जाता है और एक ट्रैप क्रिएट किया जाता है। तो आपको लगता है कि ये जो अभी जो ट्यूशन्स और ये सब जो सिस्टम्स चल रहे हैं, ये इनके द्वारा क्रिएट किया एक ट्रैप है? हाँ, ये है। इसको अटेंशन इकोनॉमी बोलते हैं। ये इकोनॉमिक्स अलग है, जो मेरे ध्यान को खरीदता है। हाँ, और मेरे ध्यान को खरीदने वाले पैसे से खरीदते हैं। चाहे वो कोचिंग हो, बोलता है कि मैं एक आपका स्कॉलरशिप टेस्ट लूँगा, जबकि स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है, मेरा डेटा खरीद रहा है वो। हाँ, और उस डेटा के बदले में वो कुछ 10% डिस्काउंट दे देगा। तो ये मेरा अटेंशन चाहता है इस स्कॉलरशिप टेस्ट से। तो अटेंशन इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी आज से 10 साल बाद। इसके अलावा आप जो कह रही हैं कि करियर की जो बातें हैं या भेड़ चाल है, ये एकदम सही ये है, और उसका बेसिक कारण बच्चा नहीं है। बच्चा आज की तारीख में एक्सपोज्ड है, वो सब देखता है और सब जानता है। लेकिन जो ऊपर की पीढ़ी है, जो माँ बाप हैं और स्कूल्स हैं या कोचिंग चलाते हैं, वो अपने हिसाब से सोचते हैं और अपने करियर जो ऑप्शंस थे वो थोपना चाहते हैं इन बच्चों को। और जब बच्चा बगावत करता है, बोलता है मुझे नहीं चाहिए, तो तकलीफ हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि बच्चों के साथ साथ या बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेरेंट्स और टीचर्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है? 100% ये जरूरी।
ये 100% ये है कि बच्चे, मेरे हिसाब से मैं बायस्ड हूँ बच्चों के प्रति या युवाओं के प्रति, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स और स्कूल्स अभी भी पुरानी विचारधारा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग तो 100% जरूरी है। अभी जैसे आपने बात की कि अगर हम देखते हैं कि जो बहुत फिक्स्ड जो करियर ऑप्शंस हमको देखने को मिलते हैं, बट आज का सिनेरियो एकदम अलग हो चुका है। ऑल्दो जो एल्डर जनरेशन है वो इस चीज़ को नहीं समझ रही है, बट आज का यूथ एक्सपोज्ड है, उनको पता है कि क्या क्या स्ट्रीम्स हैं अभी अवेलेबल जहाँ पर करियर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप बताएंगे कि अभी ऐसे और कौन से करियर फील्ड्स हैं जहाँ पर आने वाले समय में बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? ओके, तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज हमारे युवाओं को करना चाहिए कि आज से 5 साल बाद समाज में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। महिलाएं ज़्यादा काम पे जाएंगी, ये तो तय है। बिल्कुल। अगर ये तय है तो करियर से कैसे जोड़ते हैं देखते हैं कि महिलाएं अब तक पिंक कलर लड़कियों के कमरे में, ब्लू कलर लड़कों के कमरे में लगाते थे। जब वो ऑफिस जाएंगी तो देखेंगे कंसील्ड लाइटिंग है, एसी है, टेक्सचराइज्ड फिनिश है, तो वो घर में करना चाहेंगे क्योंकि वो सक्षम है। तो आर्किटेक्चर, इंटीरियर एक अच्छा ऑप्शन है। महिला अगर घर आती है और खाना बनाने का मन नहीं है उसको, तो बोलती है चलो चलते हैं होटल। हाँ, तो या फिर वो MTR का खाने का पैकेट ले आती हैं और घर में सब्जी बना लेती है। तो फूड प्रोसेसिंग और हॉस्पिटैलिटी, ये दोनों अच्छे बड़े ऑप्शन हैं। तो आप इस तरह से खुद से देख सकते हैं। हाँ, खुद से एक्सप्लोर करें, आज के हिसाब से नहीं, कल के हिसाब से। ये जैसे आपने फ्यूचर अगर करियर की बात करें तो एक चीज़ और देखी जा रही है कि आज अगर हम देखें तो AI और कंप्यूटर साइंस वापस से रिबाउंड हुआ है और काफ़ी लोगों के अंदर इसका क्रेज़ बढ़ गया है। लेकिन क्या आपको लगता है, और आज ऐसे स्टूडेंट भी देखे जा रहे हैं जिनके पास इतने अच्छे मार्क्स हैं कि उनको सिविल्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उनको चाहिए AI, तो वो किसी भी छोटे कॉलेज में जाकर के भी करने के लिए तैयार हैं। बट आपको लगता है कि जब वो आज से 4 साल बाद जब इंजीनियरिंग करके निकलेंगे तो उस वक्त क्या सिनेरियो होगा? तो ये जो दूरदर्शिता है, ये भी क्या स्टूडेंट्स और टीचर्स को या पेरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल समझना चाहिए। देखिए, कॉलेज चुनते टाइम सिर्फ कोर्स नहीं चुनना चाहिए। एक अच्छे कॉलेज का खराब कोर्स एक खराब कॉलेज के अच्छे कोर्स से बेहतर होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ टीचर नहीं है, जो AI सिखाने वाले टीचर्स कम हैं। मैं कोर्स के ग्लैमर से तो ले लूँगा, लेकिन पढ़ूंगा नहीं 4 साल। तो मुझे अपने आप को फेंड करना पड़ेगा कि मैं कैसे इधर उधर से लेके पढ़ता हूँ। तो बच्चे फंस जाते हैं कई बार इसी चक्कर में, इसी ग्लैमर में। तो चुनते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कॉलेज या उस कॉलेज के पुराने बच्चों से अगर पूछा जाए तो असलियत बता देते हैं। ये तो बात हुई उन बच्चों की जो क्लियर हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, कौन सा करियर चूज़ करना है। बट अक्सर ये भी देखा जाता है कि पेरेंट्स का एक फिक्स्ड कंडीशनिंग है। बच्चे हैं, आधे बच्चे ऐसे हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या जाए, उनका क्या इंटरेस्ट है, या वो बहुत ही कन्फ्यूजन में है कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो क्या पैरामीटर्स होने चाहिए एक बच्चे के लिए कि वो अपना इंक्लिनेशन उसको समझ में आए, साथ ही साथ सेटिस्फैक्शन, अपने करियर का सेटिस्फैक्शन भी समझ में आए कि वो चीज़ जो लेगा उसको लंबे समय तक कर पाएगा और आगे फ्यूचर में उसके लिए वो प्रोग्रेसिव भी रहेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बच्चा क्लियर है और जो बच्चा नहीं क्लियर है, इन दोनों के बीच में अगर आप फ़र्क देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कमी है। जो बच्चा क्लियर है उसने रिसर्च किया है कि मुझे क्या करना है। जो बच्चा क्लियर नहीं है उसने सोचा नहीं है इस बारे में। तो इसमें क्या है, 3 लोग बैठना चाहिए, एक मीटिंग होनी चाहिए, औपचारिक मीटिंग, पेरेंट्स, टीचर और बच्चा। पेरेंट और टीचर ऐसे हैं जो 8-8 घंटे बच्चे के साथ रहेंगे, वो जानते हैं बच्चे को, बेहतर जानते हैं। तो वो दोस्तों से आके जो आपने भेड़ चाल कही, वो चीज़ें इन्फ्लुएंस हो जाता है। लेकिन ये तीनों एक बार क्लियरली बैठ के बात करें और अपना बायस बगल में छोड़ दें कि वो इसको क्या करना है। एक ये। दूसरा है, बच्चों को आजकल ये जानने की ज़रूरत है कि 2 कोर्स आप एक साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कर सकते हैं। तो आपके माँ बाप की इच्छा भी पूरी करो, अपनी भी इच्छा पूरी करो, ये औपचारिक तरीके से हो सकता है आपकी तरीके। अभी कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ही जो कंटेम्प्रेरी या जो हमेशा से चले आ रहे हैं उनसे अलग हटकर हैं? देखिए, एक अच्छा कोर्स है अभी भी, जैसे जो JEE फेल हो जाता है, मायूस ना हो। आजकल ऑप्शंस हैं, जैसे IIT मद्रास में डेटा प्रोसेसिंग का एक BS कोर्स स्टार्ट किया। JEE की ज़रूरत नहीं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और डेटा में जाना चाहते हैं, जाइए। तो उसका 45 दिन का कोर्स है, वो आपको करवा देंगे ऑनलाइन, और उसके बाद एक टेस्ट लेंगे कितना समझ में आ रहा है देखने के लिए। और फिर अगर
50% मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको एंट्री मिल जाती है। तो 50,000 बच्चे भी जा सकते हैं उसमें, कितने भी जा सकते हैं। IIT मद्रास का ठप्पा है। तो ये फ्यूचर है। डेटा इज द फ्यूचर, डेटा इज द न्यू ऑयल बोलते हैं इसीलिए। हाँ, तेल के पहले लड़ाइयाँ होती थी, अब डेटा की लड़ाइयाँ होती हैं। तो इस तरह के कोर्सेज सब स्टार्ट कर रहे हैं। तो जेई या नीट अगर नहीं मिलता है तो क्लिनिकल रिसर्च ले लीजिए, बहुत बड़ा मार्केट है उसका। हाँ, तो ऐसे कई कोर्सेज आ गए हैं जो आपको करना चाहिए। और अगर मान लीजिए आप किसी भी यानी कोई कोर्स कर रहे हैं तो साथ में भी कर सकते हैं। ये तो टेक्निकल कोर्स की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हर जॉनर के बच्चे होते हैं। किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी को कॉमर्स में इंटरेस्ट है, और किसी को साइंस में इंटरेस्ट है। तो उसके हिसाब से आप क्या गाइड कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि ऐसे कौन से बाइफरकेटेड करियर ऑप्शंस भी हो सकते हैं? मैंने इसलिए कहा था ये IIT का कोर्स कॉमर्स के बच्चों के लिए भी है, आर्ट्स के लिए भी। तो अब ये धुंधला हो रहा है। हाँ, जैसे वैश्विक शिक्षा है उस तरह से भारत की शिक्षा भी जा रही है। अभी तक क्या है, शादियां हुई थी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री की, अब वो शादियां टूट गई हैं। आप मैथ्स फिजिक्स लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो इकोनॉमिक्स ले लीजिए। तो अब ये शादियां टूट गई हैं। तो आप एक शादियों का मतलब है कि कॉम्बिनेशन टूट गया है। हाँ, वैसे शादियां नहीं टूटी। तो ये कॉम्बिनेशंस जो हैं ये अब खुल गई हैं। हाँ, तो इसमें एक अच्छा ऑप्शन है कि आप एक फुल सब्जेक्ट के रूप में फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स ले सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री था पहले, वो बगल में पड़ा रहता था। हाँ, वो लेना ही है आपको। हाँ, अब ये एक फुल सब्जेक्ट हो सकता है। केमिस्ट्री के बदले आप स्पोर्ट्स लीजिए या म्यूजिक लीजिए, कोई तकलीफ नहीं, इट इज़ ए फुल सब्जेक्ट। तो अब इसमें जो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो डिजिटल म्यूजिक बहुत बड़ा ऑप्शन है। जो आपने ये वीडियो बनाया, इसका म्यूजिक जो है आप AI बनाता है। आजकल AI वीडियोस भी बनाने लग गया ऑटोमेटिक। तो हम लोग जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये स्पेशलाइजेशन धुंधला हो रहा है। तो मेरी इच्छा ये है कि 2 अलग अलग कोर्सेज अगर आप कर रहे हैं या छोटे छोटे, क्योंकि आगे चलकर छोटे कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं। आपने 10 कोर्सेज कर लिए तो आपका डिग्री हो जाएगा, ऐसा आएगा। ऐसा समय आएगा। मॉड्यूलर कोर्सेस हैं। तो इसके 24 क्रेडिट, 24, तो म्यूजिक के 24 क्रेडिट, स्पोर्ट्स के 24 क्रेडिट, मैथ्स के 24 क्रेडिट, केमिस्ट्री के 24, सब मिला के एक डिग्री। ये समय आएगा। तो ऐसे 5 आप कोई करियर ऑप्शंस बता सकते हैं? ये तो अभी हमने बहुत स्कैटर्ड बात की और अलग अलग एरिया में बात की। अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि ऐसे कोई 5 एरियाज हों। देखिए, लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा मार्केट है जो आपको समय पर कोई सामान को कहाँ पहुँचाना है, उससे पूरी इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स काम करती है। हाँ, एक लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा है, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दूसरा है कि AI/ML जैसा है, उसमें और स्पेशलाइजेशन। तीसरा है क्लिनिकल रिसर्च, जैसे मैंने कहा। क्लिनिकल रिसर्च थोड़ा सा अगर उसको संक्षिप्त में बताएं तो कोई भी दवा यूज़ करने से पहले या कोई भी इंजेक्शन यूज़ करने से पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये दवा सचमुच में उपयुक्त है कि नहीं है। ये रिसर्च होता नहीं है इंडिया में, ये कम होता है। ये हम विदेश से ये रिसर्च लाते हैं, इसलिए हम कोविड में फंस गए थे कि ये इंजेक्शन यूज़ करें तो क्या उसको ट्रायल 2-3 साल चलते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च, मेडिसिन ना भी मिला हो तो करिए, तो बहुत बड़ा ऑप्शन है। चौथा है मीडिया में, अब हर यूट्यूब चैनल एक मीडिया हाउस है। तो मीडिया में रेवोल्यूशन आ गया है। आप ये भी देखेंगे कि मार्केटिंग के लोग सोशल मीडिया को यूज़ करके 1-1 करोड़ रुपए तक कमाते हैं कपड़े बेचकर। तो फिजिकल शॉप्स की अब ज़रूरत नहीं रह गई आपकी। तो आप ड्रॉप शिपिंग है जैसे, हाँ, कि सामान रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका सामान है डायरेक्ट भेजेगा वो, आप सिर्फ उसका सामान बेचो। तो आपकी बेचने की क्षमता पैसे से लेना देना नहीं है। यू जस्ट सेल, कोई और सप्लाई करेगा। तो मैन्युफैक्चरर अलग, बेचने वाला अलग। स्टार्टअप से और एंटरप्रेन्योरशिप, आप MBA जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे एक बहुत बड़ा फोकस है। MBA मार्केटिंग होता था पहले, हम लोग देखते थे, फिनेंस होता था। अब एंटरप्रेन्योरशिप इम्पोर्टेंट हो गया कि आप भले ही कहीं काम करें लेकिन आपको ये सोचना है कि कंपनी मेरी है। वो फीलिंग लाने के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप करना जरूरी है। तो ये जो स्टार्टअप्स की आपने बात भी की, तो स्टार्टअप्स की क्या रियलिटी है? क्योंकि अभी स्टार्टअप की भी अगर हम बात करें तो बहुत बूम पर है, चाहे वो
प्राइवेट भी कोई व्यक्ति करना चाह रहा है या गवर्नमेंट भी जिस तरह की पॉलिसीज़ बना रही है, हेल्प कर रही है, बट आपको लग रहा है कि एक्चुअल जिस तरीके से स्टार्टअप को ग्लैमराइज किया जा रहा है वो उसकी रियलिटी है? हाँ, देखिए 3-4-5% उसका सक्सेस रेट है। 95% जहाँ फेलियर है तो वो ग्लैमराइज्ड है। ये उसी तरह से है जैसे फिल्मों के लिए लोग जाते हैं बम्बई और सब फेल हो जाते हैं, वैसे ही। बट उसका बेसिक कारण कोई पॉलिसी नहीं है, उसका बेसिक कारण बच्चे खुद हैं। जब बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं, मेरे कार्ड पे डायरेक्टर लिखा होगा या फाउंडर लिखा होगा तो वो ग्लैमर आता है, तो मैं वो चुन लेता हूँ और मम्मी पापा को बोलता हूँ मम्मी मैं ये कर रहा हूँ, देखो मेरा कार्ड देख लो। तो वो जो गलत फहमी बच्चों में रहती है दिखावे की, उसकी वजह से 2-3 साल बाद कुछ नुकसान, समय का नुकसान, पैसे का नुकसान के बाद वो फेलियर झेलते हैं। जबकि वो एक्चुअली इसलिए आए थे उस लाइन में क्योंकि वो फेलियर दिखाना नहीं चाह रहे थे कि मुझे नौकरी नहीं मिली। हाँ, तो वो इस वजह से फेलियर रेट बहुत हाई। तो किस तरह से फिर बच्चों को तैयार होकर के या यंगस्टर को जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिकॉज आज भी अगर हम देखें तो चाहे वो जॉब की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो आज भी लोगों की कंडीशनिंग ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब आप ले लें तो वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है, प्राइवेट जॉब्स में नहीं जाना चाहते हैं। तो एक तो ये जो मनोस्थिति है लोगों की, ये इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? और जो स्टार्टअप या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारी के साथ उन्हें अरीना में कूदना चाहिए? देखिए, यूथ के साथ एक अच्छा ये है कि जिस तरह से हमारी या हमारे अगली पीढ़ी भी है, उनका गवर्नमेंट का ये बहुत होता था। आजकल आप देखेंगे कि आईआईटी में मिलने के बाद भी छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिलने के बाद भी छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसका एक बेसिक कारण है कि मैं ढर्रे में काम नहीं करना चाहता हूँ, बच्चा चाहता है कि नहीं करूँ। स्टार्टअप्स की बात यह है कि प्रॉब्लम जब तक आपके पास नहीं है कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता हूँ और उससे मार्केट बनेगा या समाज को कोई बेहतर उपाय मिलेगा, वो नहीं है तब तक नहीं घुसना चाहिए। एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन, या तो नया प्रॉब्लम नया सॉल्यूशन, या तो पुराना प्रॉब्लम नया सॉल्यूशन। जब तक ये ना हो उतरना नहीं चाहिए। और जब प्रॉब्लम ना मिले तो आप नौकरी कर लीजिए, 2 साल नौकरी कर लीजिए, तब तक प्रॉब्लम मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, तब आप आइए। अदरवाइज बिना किसी चीज़ के घुसना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसमें भेड़ चाल ज़्यादा है। पेटीएम बहुत अच्छा चल गया, 10 खुल जाएंगे। हाँ, कोई और अच्छा खुल गया, 10 खुल जाएंगे उसके। तो भेड़ चाल की वजह से स्टार्टअप इकोसिस्टम खराब हुआ है। तो स्टार्टअप के लिए तो आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप पहले प्रॉब्लम ढूंढें, उसका सोल्यूशन ढूंढें और फिर आप अगर उस अरीना में जाएं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब वो 11th-12th में आते हैं तो उनको सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही चूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है। सब्जेक्ट जैसे तैसे चूज़ कर भी लिया तो आजकल अगर हम ये कहें कि बहुत सारे करियर ऑप्शन है तो वो कन्फ्यूजिंग भी है, तो बच्चों को करियर भी चूज़ करने के लिए दिक्कत हो जाती है। तो उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है? देखिए, जब प्रॉब्लम में होना आपका चॉइस, तो ऐसा चॉइस लीजिए, जैसे मैंने मान लीजिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और कॉमर्स में चूज़ करना है मुझे। अगर मैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेता हूँ तो 12th के बाद मैं कॉमर्स ले सकता हूँ, लेकिन कॉमर्स लेता हूँ तो 12th के बाद मैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं ले सकता। तो एक ब्रॉड चॉइस लेना, जब आपके पास चॉइस की यानी प्रॉब्लम हो रही हो तब आप ऐसे ले लीजिए जो ब्रॉड हो। भले ही आप 12th के बाद में कॉमर्स चले जाइएगा, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा है, मुझे लगता है कि आप अगर कॉलेज के बारे में सोचना चाह रहे हैं तो 10th में सोचिए, क्योंकि 11th-12th का सब्जेक्ट चॉइस ईजियर हो जाता है। अगर मुझे ये कॉलेज जाना है, ये डिसाइड कर लो तो, या ये कोर्स करना है। कई बार क्या होता है, हम लोग कॉलेज का चॉइस है मुझे ये जाना है, लेकिन सब्जेक्ट का चॉइस में फंस जाते हैं मुझे। तो अगर मान लीजिए मुझे नरसिंह मोहन जाना है एक एग्जाम्पल के तौर पे, और वहाँ से मुझे BBA करना है, तो मैं अभी भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेके BBA कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, फंस जाते हैं हम लोग चॉइस में कि मुझे BBA करना है या BCom करना है, तो मैं कॉमर्स क्यों ना लूँ 11th-12th में। लेकिन 12th में आके हम लोग फिर कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए कि इंजीनियरिंग करना चाहिए। तब आपके पास चॉइस नहीं रहता, आप फंस चुके हो। एक तो ये। दूसरा है, इवन अगर आप कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज में आप BSc BCom कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद क्या करना है पहले सोचिए। उसका कारण है कि मैंने आज सोचा कि होटल मैनेजमेंट करूंगा, तो आपको उसके बाद भी होटल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फंसने वाला चॉइस मत लीजिए कभी भी। अगर क्लियर नहीं है तो ब्रॉडर चॉइस लीजिए।
बीबीए किया, एमबीए किया, बीकॉम किया तो भी मैं एमबीए कर सकता हूँ। तो ऐसे चॉइसेस लीजिए जो बहुत ब्रॉड हो। किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए एजुकेशन जो पॉलिसीज़, आप अगर उसका एक अहम हिस्सा है, तो आपको नहीं लगता कि एजुकेशन पॉलिसीज़ में कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उन सब के अलावा एक ये जो साइकोलॉजिकल एंगल है कि आपको अपने फेलियर को कैसे लेना है, ये पढ़ाना आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसको मुझे लगता है किताबी हिसाब से पढ़ाने के बदले प्रैक्टिकली सिखाना चाहिए। ये स्कूलों में पॉसिबल है। हाँ, कि वैल्यू एजुकेशन आप बोलते हो कि सच बोलो, पॉसिबल नहीं है। अब वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, सच बोलो। हाँ, तो आप प्रैक्टिकल चीजें छोड़कर आइडियल चीजें पढ़ा रहे हो। हाँ, वो आपको लाइफ के लिए तैयार नहीं करेगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ स्कूल ऐसे हैं हाँ जिसमें आदमी बनता नहीं है, आइडियल आदमी बनता है, बहुत बड़े नहीं एडजस्ट नहीं, और नहीं एडजस्ट कर पाता लाइफ में। तो हमको ऐसी जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं कि बैक बेंचर हमेशा सक्सेसफुल होता है लाइफ में, क्योंकि वो फेलियर देख चुका है। हाँ, और उसको पता है कि फेलियर के बाद क्या करना है। हाँ, नहीं तो फुनसुक वांगड़ू टाइप आदमी बेहतर बन सकता है। नहीं तो चतुर रामलिंगम टॉपर होगा क्लास में, लेकिन उससे सक्सेसफुल फुनसुक वांगड़ू। तो उस तरह की सिचुएशन है। एक क्रेज और अभी इंडिया में देखा जा रहा है कि पीजी करने के लिए या बाहर भेजने का एक कल्चर बहुत बड़ा है अभी स्टूडेंट्स को। तो ये कितना फ्रूटफुल है, यूज़फुल है, या ये क्योंकि वहाँ के सिनेरियो पे या वहाँ के सिस्टम में वो पढ़ कर आ रहे हैं, या तो आप वहाँ रह रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप वापस यहाँ आ रहे हैं, तो कितना एडवांटेजियस होता है और कितना डिसएडवांटेजियस होता है? इसमें दो चीज़ें हैं कि एक स्टैटिस्टिक कहता है कि भारतीय बच्चे जो पीजी करते हैं दे आर हाईली सक्सेसफुल वहाँ पे। इसका मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा है जो कहीं पे भी जाए वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो हमको कभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जो एजुकेशन है वो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है। यानी आपने जो शुरुआत की थी कि एप्लीकेशन कैसे होता है या प्रैक्टिकली कैसे होता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर मुझे एमबीए करना है या एमएस करना है तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके आइए, और क्लासरूम में 60 बच्चे हैं तो 60 वर्क एक्सपीरियंस हैं, और फैकल्टी सिर्फ इन वर्क एक्सपीरियंसेस को मैनेज करता है। फैकल्टी का काम पढ़ाना नहीं है, ये लर्निंग आपस में आपस में करते हैं, इसलिए होता है वो। तो ये सिस्टम हम इंडिया में सिर्फ IIM अहमदाबाद जैसे 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के नंबर देता है, ISB हैदराबाद देता है। तो हम कुछ जगह तो प्रभावित हैं उससे और कर रहे हैं, लेकिन यूजुअली पीजी में जब तक रिसर्च नहीं होगा या प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं होगा, हम डॉक्टर तो लिख लेंगे लेकिन काम का डॉक्टर नहीं हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ अगर हम भारत की बात करें तो एक सोशल प्रेशर भी बहुत रहता है? आपने ये तो कहा ठीक है कि ये सिस्टम है कि आप काम करें, उसके बाद पीजी करें और एक्सपीरियंस लें, रिसर्च करें, फिर आप अपने करियर को बनाने की सोचें। बट अमूमन एक स्टूडेंट के ऊपर ये प्रेशर होता है कि जैसे ही उसने 12th किया, उसको एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। जैसे ही आपने उस कॉलेज के एडमिशन की पढ़ाई ख़त्म की, आपको एक बहुत अच्छी नौकरी लेनी है। बहुत अच्छी नौकरी आपने ले ली, उसके बाद आपको एक बहुत अच्छे लड़के या लड़की से शादी करनी है और अपनी आगे लाइफ में घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, वॉटेवर। ये एक बहुत फिक्स्ड नॉर्म्स हैं हमारी लाइफ के। तो ये एक जो सोशल प्रेशर या फैमिली प्रेशर है, ये कितना इफ़ेक्ट करता है एक अच्छा करियर बनाने के लिए, अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक मनोस्थिति पे? अभी तक तो चला है, इसलिए हमको लगता है कि चलेगा, लेकिन आजकल के बच्चे इसमें बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड हैं, और इंडस्ट्री भी इसमें थोड़ा सा हेल्प कर रहा है उन बच्चों की। मैं एग्जांपल देता हूँ। MBA नीचे गिर रहा है अनलेस यू आर ए टॉप कॉलेज, BBA ऊपर उठ रहा है, हाँ कोई भी कॉलेज। क्यों उठ रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री बोलता है कि मैं MBA नहीं लूँगा भाई, उसका कॉलर ऊपर रहता है, वो डिमांड भी ऐसी चीज़ें करता है जो उसको लगता है पैकेज है ये, हाँ हमको नहीं चाहिए, उसका एटीट्यूड सही नहीं है। उससे अच्छा मैं BBA लेता हूँ, कम पैसे में भी मिलेगा। अगर मुझे 60,000 रुपये में MBA मिल रहा है तो 35,000 में मैं BBA ले लूँगा अच्छे कॉलेज से, और लेके उसको मैं ट्रेन करूँगा। उसका MBA 2 साल का है तो मैं 2 साल ट्रेनिंग करूँगा। 2 साल में जितने लोग टिकेंगे उनको मैं खुद से अपने खर्चे से MBA कराऊंगा। तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया, MBA उनके खर्चे पे बच्चा कर रहा है और अच्छी जगहों से करवाते हैं। जैसे IIM से टाई अप कर लिया तो IIM में 20 बच्चे मेरे होंगे, तो बच्चों की भी बचत है खर्चे की। कंपनी को लग रहा है कि इसको मैं MBA कराता हूँ तो 5 साल ये मेरे पास टिकेगा,
तो इस तरह की चीज़ें अब होने लग गई हैं। हाँ, और इम्पेशेंस बढ़ गया है बच्चों में। हाँ, कि हम बहुत लंबे लंबे चीज़ें नहीं करेंगे, पीएचडी नहीं करूँगा मैं। हाँ, मुझे जल्दी नौकरी चाहिए, नौकरी के बाद मैं फिर आगे पढ़ूंगा कि नहीं देख लूँगा। तो जो कल्चर है वो अब बदलने लग गया है। और जो आपने कहा कि घर, गाड़ी, घोड़ा, उस पे भी इन बच्चों का कोई, दे वांट टू इन्वेस्ट इन अपग्रेडेशन, हाँ, नॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो क्या करते हैं, घर ले लेते हैं जो फर्निश्ड है और एक पेटी लेके जाते हैं। बेंगलोर यही चल रहा है, किराए पे सब मिल जा रहा है और पेटी लेके जाते हैं और ये नौकरी छोड़ो, ये सूटकेस लेके दूसरी जगह चले जाओ। लेकिन सामान कुछ नहीं खरीद रहे हैं बच्चे आज की तारीख में। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इस तरह से एक स्टेबिलिटी भी, जो एक मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी है, जैसे आपने कहा कि आजकल बच्चा लंबे समय तक कोई काम नहीं करना चाहता, तो उसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि अगर वो कहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उस काम में उसको, आपको बहुत जल्दी वो मोनोटोनस लगने लगता है वो काम, और वो स्विच करते हैं। तो जब आप ये स्विचिंग मोड में आप आ जाते हैं अपने जॉब में या अपने बिजनेस में, तो ये लॉन्ग टर्म आपके लिए डेंजरस हो सकता है। हाँ, यहाँ वही बात आती है अटेंशन इकोनॉमी की, कि कंपनी टैलेंट सर्च कर रही है आज की तारीख में। टैलेंट हंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है कंपनीज का, कि मैं टैलेंट लाऊं कहाँ से और उसको रिटेन कहाँ से करूं। तो टैलेंट हंट में एक कंपनी एक दूसरे से, अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, और मैं अगर 10 लाख रुपए कमा रहा हूं तो 20 लाख रुपए मुझे ऑफर कर देंगे तो मैं चले जाऊंगा। अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जैसे टाटा है, उनका टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस के बराबर है। हाँ, ये कुछ बच्चों को चुनते हैं, टीएएस में डालते हैं और उनको ग्रूम करते हैं कि एमडी तक पहुंच जाए वो। तो उस तरह की कंपनियों में पैसा मायने नहीं रखता, उस कंपनियों में स्टेबिलिटी मायने रखता है। और आप जितने एमडीज देख रहे हैं आज की तारीख में, जो साउथ इंडियन है ज़्यादातर, वो टैक्स से निकले हुए हैं। तो इस तरह टैलेंट मैनेजमेंट कुछ कंपनियां स्टेबिलिटी के लिए कर रही हैं, कुछ कंपनियां पोच करती हैं कि तुम्हारे पास है तो मैं ले लूँगा। तो बच्चे इसमें इधर उधर हिलते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि उनको कहाँ लगना चाहिए? बिकॉज ये तो एक चीज़ हुई कि कंपनीज हंट कर रही हैं, बट अगर बीइंग अ एम्प्लॉय उसको क्या सोचना है कि इस कंपनी में मुझे रुकना है या मुझे जाना है? तो क्या फैक्टर्स वो देखे? जो यूथ है वो, पैसा है उसके लिए मायने, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। ये खास बात है इन बच्चों की, उनको चाहिए सेटिस्फैक्शन। अगर आपने मोनोटोनी में डाल दिया कि मैं यही काम करता रहूँगा, तो वो स्टार्टअप में चले जाते हैं। स्टार्टअप में मोनोटोनी खत्म हो जाती है। तो कुछ दिन वो स्टार्टअप में चले जाते हैं और स्टार्टअप में काम करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वहीं रह जाते हैं, नहीं तो छोड़ के आ जाते हैं। हाँ, तो वापस कंपनी में आ जाते हैं। लेकिन उनको चाहिए मोनोटोनी से भागना। हाँ, वो इसीलिए ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आज की तारीख में। अननोन प्लेसेस ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो स्टूडेंट जिनको टिकना है, उनको कंपनी में क्या देखना चाहिए? ऐसी क्या कंपनी की खासियत दिखे कि उनको लगेगा कि मोनोटोनी है भी तो भी सस्टेन करने से आगे फ्यूचर है? देखिए, एक तो है जब कंपनी आज की तारीख में बता रही है कि तुम 5 साल में यहाँ हो, 10 साल में यहाँ हो, तो अपना ग्रोथ प्लान डिस्क्लोज करते हैं कंपनीज। तो एक तो उसको सपना दिखाते हैं कि तुम अगर अच्छा करोगे तो यहाँ पर, तो एक तो ग्रोथ प्लान होना चाहिए। दूसरा ये देखना चाहिए कि मुझे मैं शुरू करता हूँ तो बहुत दायरा छोटा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता हूँ दायरा बड़ा होता जाता है। तो मैं क्या जीएम बन सकता हूँ, ये एक बार सवाल पूछे। मेरी क्षमता है कि नहीं, कंपनी की क्षमता है कि नहीं मुझे जीएम बनाने की। ये अगर है, उस वक्त अगर आप जीएम नहीं बनते हैं किसी पॉलिटिक्स की वजह से कुछ भी, तो आप शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन जीएम बनते तक तो रुकना चाहिए आपको, अभी थोड़ी बदलने की जरूरत। तो कई कंपनीज जैसे विप्रो है, हाँ, उसके थॉट्स एकदम क्लियर है अजीम प्रेम जी के, कि मैं कंपनी में अगर मेरा काम कर रहा है कोई आदमी, या आईटीसी भी है, बहुत ध्यान रखते हैं। तो यूथ चाहता है कि मैं यहाँ काम करूँ, वो छोड़ना नहीं चाहता। मैं एक हकीकत बताऊँ, विप्रो के या अजीम प्रेम जी के पास काम किए हुए बहुत लोग ने स्टार्टअप शुरू कर दिया है, और उनकी सोच इतनी बेहतरीन रहती है कि वो ज़्यादातर स्टार्टअप्स में सक्सेसफुल रहते हैं। अगर हम टाइम की बात करें, जैसे हमने पहले भी हमने जो एजुकेशन और यंग बच्चों की बात की या यूथ की बात की कि पढ़ना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आप जब कोई एग्ज़ाम देंगे या आप कोई डिग्री ले रहे हैं, तो क्या ड्यूरेशन बच्चों का होना चाहिए कि उतने, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप ये बता सकते हैं कि एक बार में एट अ स्ट्रेच आपको कितना पढ़ना चाहिए, बीच में कितना ब्रेक लेना चाहिए, कौन सा समय ऐसा है जब आप पढ़ते हैं तो आपका रिटेंशन पावर ज़्यादा अच्छा होता है? ओके, तो ये हालांकि हर बच्चे का अलग होता है, लेकिन जेनरिक बात करें अपन,
तो जितनी आपकी उम्र होगी उसका डबल आपका स्पैन ऑफ अटेंशन है। ओके। हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे एक बहुत बुजुर्ग आदमी 3 घंटे प्रवचन में बैठ जाता है, लेकिन आप बच्चे को बिठाओगे तो नहीं बैठेगा वो। छोटा बच्चा 3 साल का 6 मिनट से ज़्यादा चंचल हो जाता है, एक जगह बैठ नहीं पाता है। तो ये बहुत थंब रूल है कि 15 साल का बच्चा है तो 30 मिनट एक मुश्त बैठ सकता है। 30 मिनट के बाद भी बैठना कोई गलत नहीं है, लेकिन 30 मिनट के बाद आपको ब्रेन को ऑक्सीजन वापस पहुंचाने के लिए 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर 30 मिनट बैठिए। आप किताब से हट जाइए, बस आप वहीं बैठे रहिए चलेगा, लेकिन 5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, हवा भरिए वापस और फिर वापस बैठिए। तो एक तो ये है। दूसरा है कि कौन सा समय बेहतर होगा, ये तो जो निशाचर है रात को पढ़ता है उसको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे जिस टाइम पे परीक्षा देनी है, मान लीजिए 9 बजे से परीक्षा है, तो मुझे 15-20 दिन या 1 महीना पहले से ब्रेन को पीक करने की आदत डालनी पड़ेगी उस समय। अगर 10 बजे की परीक्षा, मैं रात को पढ़ रहा हूँ, दिन में एग्जाम दूंगा, नहीं करता ब्रेन ने ऐसा काम, इसलिए उस समय तकलीफ आ जाती है। तो 1 महीना पहले से ये आदत करिए कि 9 बजे से मेरा ब्रेन पीक कर रहा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि सवेरे का टाइम होता है न्यू लर्निंग के लिए। हाँ, बेस्ट टाइम 6 to 9 है मान लीजिए, तो स्कूल के टाइमिंग्स इसी में रखते हैं हम लोग। और 4 बजे से 7 बजे शाम को एनीथिंग टू रिवाइज, हाँ, इज द बेस्ट टाइम। तो आपको होमवर्क उस टाइम पे कर लेने चाहिए, जो सवेरे आपने स्कूल में पढ़ा है उसको होमवर्क वहाँ कर लीजिए। तो दीज आर द टाइमिंग्स। अगर आपने अच्छे कॉलेज से आपने पढ़ाई भी की, अच्छी डिग्री भी ली, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में जब आप जॉब करने जाते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी या उसका जो कैरेक्टर होता है वो भी उसकी ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? यस, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक उदाहरण देता हूँ इसमें कि आपके पर्सनालिटी रिलेशनशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हमारे आज के बच्चे नहीं जानते मेंटेन करना। मैं उदाहरण ये दे रहा हूँ, मैं जी में था और मुझे पोस्टिंग दी गई थी जयपुर, मैं प्रोजेक्ट हेड था, स्टूडियो बन रहा था हमारा। तो मेरी बहन का उस समय मोबाइल नहीं था, फैक्स में मेरी बहन का एक वेडिंग कार्ड आया खुद की, एंड वो वेडिंग कार्ड मैंने देखा, उसकी शादी थी। उसने बोला भैया मुझे 50,000 रुपीज़ चाहिए, उसमें लिखा हुआ था वेडिंग कार्ड में। तो मैंने सुभाष जी को फैक्स कर दिया बम्बई कि नीड लोन ऑफ 50,000 जवाहर। तो SC यानी सुभाष चंद्रा, मुझे वापस 2 मिनट में फैक्स आ गया, रिजेक्टेड। मुझे 12 साल हो गए थे और मुझे लग रहा था मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। पूरी हवा निकाल दिया मुझे उधर। मैं अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस चलता था उस टाइम, जयपुर से बम्बई आ गया और सुभाष जी के घर चला गया। मैं बहुत नज़दीक था उनके। सुभाष जी देखे गुस्से में हैं। 9 बजे उनके घर पहुंचा तो उनकी वाइफ ने बोला सर नाश्ता कर लो आप। मैं बोला नहीं मैं तो हम लोग दोनों ऑफिस आ गए। ऑफिस में 9:30 बजे पहुंचा हूँ मैं। तो बोले अब क्या है तुम्हारा? मैंने बोला ये बहुत गाली सुनाया उनको आधा घंटा कि मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया जी के लिए, और आप मुझे रिजेक्टेड लिखते, ये मेरा रिजिग्नेशन। आप मतलब 50,000 रुपये मुझे नहीं दे रहे? हाँ। तो मैं बोले तुम पानी पियो पहले। और उन्होंने फ़ोन उठा के उनकी सेक्रेटरी को बोला एनेट वो एनवलप लेके आओ। उनकी सेक्रेटरी एनेट है, वो लेके आई एनवलप और जवाहर सर को दे दिए। मैं खोल के देखता हूँ मेरी बहन के नाम का 5 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट और 2 टिकट मेरी और मेरी वाइफ के उस वेन्यू के लिए जहाँ शादी थी। मैंने बोला क्यों इतना नौटंकी किया आपने रिजेक्टेड करने का? बोले तुम मारवाड़ी नहीं हो, तुम पहली मेरी बात समझो, इतनी देर तुमने मुझे गाली दिया मैंने सुन लिया, अब तुम मेरी बात सुनो। बोले क्या? तुमने क्या लिखा उसमें? आई वॉन्ट ए लोन ऑफ 50,000। मैं मान रहा हूँ जवाहर तुम पहले 5 एम्प्लॉयज़ में हो, तुम मालिक हो इस कंपनी के, तुम्हारा हक बनता है पैसा, तुम लोन क्यों मांग रहे हो? लोन का मतलब तुम लौटाओगे। हाँ, तुम मुझे इतना भी नहीं समझे कि तुम लौटाने के लिए पैसा मांग रहे हो, इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट किया। ये रिलेशन था हमारा कि मैं 12 साल काम कर रहा हूँ और रिलेशन है हम लोग का। आज भी कोई काम रहता है वो फ़ोन करते हैं, मैं चला जाता हूँ। रिलेशनशिप्स आपके कॉर्पोरेट ग्रोथ में बहुत काम आती है। अगर आप अपने बॉस या अपने कोलीग से मेंटेन करोगे, पक्का है आपका ग्रोथ अच्छा होगा।
आप सबसे मेंटेन नहीं कर पाओगे, सेल्फिशली बिहेव करोगे, ये पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा भाग है जो लेकिन मेंटेन करना जो आपने बोला, उसके लिए भी लोगों को सही और गलत समझना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि हम हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारे बॉसेस हैं, उनके साथ हम रिलेशनशिप को सेल्फलेसली और अपने काम से रिलेटेड अगर हम उसको मेंटेन करते हैं तो फिर वो फ्रूटफुल है। अदरवाइज़ आप उसको गलत डायरेक्शन में या सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं या आप उनसे कुछ फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो वो आई थिंक नुकसानदायक हो सकता है। परफॉर्मेंस बेस्ड रिलेशनशिप्स, नॉट इंफॉर्मेशन बेस्ड रिलेशनशिप, तो वो एक फाइन लाइन आपको ज़रूर क्रिएट करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जवाहर, बहुत ही मज़ा आया इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, और आपसे कॉन्वर्सेशन करते हुए आज बहुत अलग अलग इंसाइट्स मिले, चाहे वो करियर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे साइकोलॉजी हो, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग ना शो। यू आर वेलकम। तो आज का कॉन्वर्सेशन इसलिए भी ख़ास है कि हमने आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में ये भी जाना कि सिर्फ अच्छे मार्क्स, अच्छा कॉलेज या अच्छी डिग्री ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पी और प्रोग्रेसिव रहना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर आपको काम करना पड़ेगा, और वो आप खुद ही कर सकते हैं। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।